हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने इसमें डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था अपने सेशन 1 में। उसमें अपन ने क्या बोला कि उसमें जैसे शूज़ निकालने थे कि एक पेयर मेरे को रेड निकालना है, उसके लिए मेरे को देखने थे कि मिनिमम कितने मतलब अटेम्प्ट्स लग जाएंगे उसमें। सिमिलर उसी लाइन पे एक और क्वेश्चन पूछा है। तो पहली चीज़ आपको इससे ये चीज़ सीखनी है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछेगा 2024 में, तो आपको लैंग्वेज से फेमिलियर होना है। ठीक है, एक क्वेश्चन वो कर लिया। दूसरा क्वेश्चन ये देखो। अ बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक बॉल्स, 20 ब्लू बॉल्स, 26 ग्रीन, 28 येलो, 38 रेड, 54 वाइट। फिर इसने दो स्टेटमेंट दे दिए और पूछा है कि उसमें से कौन से करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो। द स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is। देखो पहले तो आप ये देखो कि बॉल टोटल कितनी है। उधर टोटल बॉल कितनी है? 14 ब्लैक है, 20 ब्लू है, 26 ग्रीन है, 28 येलो है और 38 रेड है। तो ये टोटल कितना हो जाता है? इसका सम निकालो। इसमें प्लस 54 और करो वाइट वाली, तो ये टोटल सम कितना निकल के आएगा इसका? 180 बॉल्स है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कलर की बॉल है, 180 बॉल्स है। पहले में वो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट n बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर इज। देखो ये 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप्स में इतनी इतनी बॉल्स हैं। मेरे को निकालना क्या है कि मेरे को कितनी बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कम से कम इतनी बार अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा कि मेरे को पूरा का पूरा एक ग्रुप मिल जाएगा। मान लो कि मैं सेलेक्ट करने जाऊं, मैं सबसे पहले इसकी 13 ही बॉल सेलेक्ट करूं। अगर मैं 14 कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? 14 कर लूँगा तो ये पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 13 सेलेक्ट करो, इसमें से 19 सेलेक्ट करो, एक इसमें भी छोड़ दो ताकि वो ग्रुप पूरा ना हो। यहाँ से मैं 25 ले लूँ, यहाँ से मैं 27 ले लूँ, यहाँ से मैं 37 ले लूँ और यहाँ से मैं 53 ले लूँ। अभी तक कोई भी ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी ग्रुप को मैंने कंप्लीट नहीं किया है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से एक एक बॉल कम निकाल रहा हूँ ताकि अब ये टोटल इसका समझो आएगा ना। मतलब मैंने 175 ट्राई कर लिए हैं, 174 ट्राई कर लिए हैं। इसका सम करोगे ना आप तो ये निकल के आएगा 174 कर लिए हैं और अभी भी एक भी ग्रुप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 174 ट्राई के बाद भी एक भी ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं एक बॉल और निकालने जाऊंगा तो वो किसी में से भी आए, इसमें से 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 या फिर इसमें से, वो एक ग्रुप को तो कंप्लीट कर ही देगा। मान लो कि मैं एक बॉल यहाँ से निकाल लेता हूँ तो ये 14 वाला सेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेता हूँ ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने यही तो बोला है। उसने क्वेश्चन क्या बोला है कि मेरे को मिनिमम कितने अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे कि एटलीस्ट एक ग्रुप तो पूरा आ जाए। तो इसके बाद में जैसे ही अगली बॉल चूज करूंगा मैं, एक ग्रुप कंप्लीट आ जाएगा। यानी कि टोटल मेरे को कम से कम 175 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके कम से कम एक ग्रुप तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि 2 हो जाए। मान लो कि इस बॉल में, इस वाले ग्रुप में से ही पूरी बॉल ना निकली हो, बाकी इनमें से सब में से ही निकल गई हो पीछे। मतलब इतने अटेम्प्ट तो मिनिमम करने पड़ेंगे मेरे को कि एक ग्रुप तो आ ही जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसकी लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color। कि सारी की सारी बॉल्स का एक एक कलर आ ही जाए उसमें से। मेरे को कम से कम इतने तो लेने ही पड़ेंगे ऑप्शन कि उसमें से सारी की सारी वो आ जाए। अब इसमें देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि जैसे कि इसमें सबसे मिनिमम बॉल कौन सी है? सबसे मिनिमम ये 14 है, ब्लैक वाली बॉल्स। मान लो कि मैं इसके पहले सारी की सारी इन बॉल्स को चूज कर लूँ। मतलब मान लो कि ये वाली बॉल है।
अब तमीज से तो अपन को क्या करना चाहिए, सबके सब चेक करो कि पहले है ना, मान लो कि इन सारी बॉल्स को निकाल लूँ, लेकिन उसने बोला है कि सारी की सारी कलर की एक एक बॉल आनी चाहिए। मान लो कि सारी की सारी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उनमें से ब्लू आ रही है, ग्रीन आ रही है, येलो आ रही है, रेड आ रही है, वाइट आ रही है, लेकिन ब्लैक नहीं आ रही। अब इनको मैं टोटल गिन लूंगा ना, उसके बाद में जैसे ही मैं एक बॉल और चुनूंगा वो ब्लैक में से आ जाएगी और मेरी सारी के सारे कलर में से एक एक बॉल आ जाएगी। मैंने ब्लैक ही चूज क्यों किया, उसने पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर एन, कि इतने मेरे को अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे जिसमें कि एक ना एक आ जाए। मान लो कि मैं अगर इसकी जगह व्हाइट ले लूं कि 54 बॉल, अब हो सकता है कि उसमें 54 बॉल में 54 से छोटे तो सारे ही है ना, 54 से छोटा तो 38 है, 28 है, 26 है, हो सकता है ये लोग ना आए हों उसमें पूरे के पूरे। लेकिन 14 को मैं अगर मिनिमम वाली चीज़ को अगर मैं लेता हूँ तो मैं इतना कंफर्म हो सकता हूँ कि ये सारी तो आई चुकी हैं। अब जैसे ही एक बॉल और चूज करूँगा तो सारे के सारे कलर की एक बॉल आ जाएगी। यानी कि मेरे को करना क्या है कि यहाँ पे इस 14 को हटा दो, बाकी देखो कि ये टोटल कितने हैं। इस 14 को हटा दो और बाकी टोटल देखो कि ये कितना है। इतने अटेम्प्ट तो पहले मार लो, यानी कि 180 माइनस 14। अब मैं वापस से पूरा ये गिनने नहीं बैठूंगा, 180 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा, 166। अब 166 के बाद में जैसे ही अगली बॉल में चूज करूंगा वो इसमें से निकल के आएगी और सारी की सारी बॉल्स में से एटलीस्ट एक एक कलर, मतलब एक एक बॉल तो आई जाएगी हर कलर की। यानी कि ये कितने हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 167। 167 अटेम्प्ट के बाद में एक बॉल तो हर कलर की आई जाएगी मेरे पास, कोई भी कलर नहीं बचेगा। समझ में आई आपको बात? ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि मैंने मिनिमम क्यों चूज़ किया है। यहाँ पे मिनिमम इसलिए चूज़ किया कि अगर मैं 54, मान लो कि मैं अगर ये 54 मान लेता हूँ उधर कि 54 को छोड़ दिया मैंने, बाकी इनको गिन लिया, लेकिन अगर मैं जो बॉल 54 छोड़ूंगा उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 ये रह गई हो और 14 ये रह गई हो, 20 और 14 ये रह गई हो, ये 34 ही होती है। मैंने तो 54 का स्कोप दे रखा है, ये 34, अब तो दो कलर की बॉल कम रह गई ना। लेकिन उस वाले केस में देखो जिसमें मैं मिनिमम को लेके चल रहा हूँ, ये सारी तो कवर हो ही जाएगी, उसके बाद मैं जैसे ही अगली बॉल सेलेक्ट करूँगा ब्लैक वाली, वो टोटल हो जाएगी। लैंग्वेज समझ लो आप इसकी क्वेश्चन की, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। ये वाली चीज़ देख लो, ये दोनों के दोनों सही है। इसमें 175, पहले में 175 निकल के आया था, ये देखो, और दूसरे में 167। तो इसमें बहुत आंसर हो जाएगा। यूपीएससी क्या कर रहा है, अब लिटरली वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है कि तुम इसको पढ़ने के बाद क्या समझे, वो जानना चाहता है कि तुम क्या समझे। ठीक है, अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ABCD पूरा का पूरा लिखो। यहाँ पे आप है ना M तक लिखा करो, फिर N से यहाँ से स्टार्ट किया करो। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आपको गिनने में फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस A को Z से रिप्लेस कर दो, B को Y से रिप्लेस कर दो, ऐसे ही ऐसे हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 13 टर्म्स ऊपर लिखो, 13 टर्म्स नीचे लिखो। अब इस क्वेश्चन में देखो, जीरो को लिखा है उसने CHUR, ठीक है, जेड को लिखा है उसने C। अब देखो कई बार ज़्यादा अधिकतर क्या होता है कि ABCD को ऐसे साइकिल में यूज़ करता है एग्जामिनर, कि जैसे कि A से शुरू हुआ, A से Z तक गया और फिर वापस से A से शुरू हो गया, तो Z के बाद में 26, फिर 2 का गैप दिया उसने और C दे दिया। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया है, Z इसके बीच में 2 का गैप दे दिया, फिर C आ गया, तो ये C चूज़ किया उसने। फिर E के बाद में यहाँ से E देखो, E को उसने क्या लिखा है, E को उसने लिखा है H, यानी कि E के बाद में फिर से उसने 2 का गैप दे दिया है, 6 और 7 का, और H दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब R को देखो, R के बाद में क्या किया है उसने, ये R है, इसके बाद में 2 गैप दे दिए हैं उसने और U चूज़ कर लिया है। ठीक है, आगे उसने O का भी ऐसे ही किया है, 2 गैप दिया है और फिर उसने R लिख दिया। अब अगर ये 2 का गैप आपको दिख रहा है ना, +2, एक क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो कि Z के साथ में यहाँ पे Z+3 किया है, यहाँ पे E+3 किया है, यहाँ पे R+3 किया है, यहाँ पे O+3 किया है,
तो आपको है ना अब ज़्यादा कुछ चेक करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें कॉमन ढूंढ लो। इतना करने के बाद में मेरे को समझ में आ जाता है कि जब प्लस सेम ही चीज़ हो रही है, यानी कि इसमें भी जो ये कॉमन आ रहा है आर, आर की जगह अगर यहाँ पे यू है तो इस आर की जगह भी यू ही आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, डी मार के आगे बढ़ गया मैं। अब इसको है ना, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए कि z+1 हो रहा है, e+2 हो रहा है, यहाँ पे r+3 हो रहा है, o+4 हो रहा है, तब ये चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते कि सीधा मतलब जो r की जगह जो चीज़ आ रही है वही r की यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्लस कुछ और हो रहा होगा। मान लो कि r+2 हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है r+3 है, तो वो चीज़ तब अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेम ही चीज़ हो रही है ना, सारों में सेम ही चीज़ जोड़ी जा रही है, फिर तो सेम ही जोड़ेंगे इसमें भी। r+3 यहाँ पे था, r+3 यहाँ पे करेंगे तो u आ जाएगा सीधे सीधे। r की जगह u आ रहा है तो r की जगह u, केवल एक ही ऑप्शन दिया है। एग्जामिनर ऑप्शन देता है आपको कि आप है ना सीधे आंसर पे पहुंच जाओ अगर आपको वो चीज़ पता है तो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे बनाना शुरू कर दिया करो। यहाँ पे है a इज़ ओल्डर देन b, ऐसे सीक्वेंस, ऊपर बड़ा मैं लिखूंगा ओल्डर वाला, नीचे लिखूंगा यंगर वाला, ठीक है, ऐसे हायरार्की बनाऊंगा मैं। C एंड D आर ऑफ द सेम एज, C बराबर D है, ठीक है। E इज़ द यंगेस्ट, यानी कि सबसे नीचे E को लिख दूंगा मैं। F इज़ यंगर देन D, मतलब जो ये C बराबर D है उसके नीचे आएगा ये F, ठीक है। अब वो उसकी लोकेशन नहीं पता। अब ये क्या है कि F इज़ ओल्डर देन A, यानी कि F जो है वो A से बड़ा है। और यहाँ से क्या पता चला कि F से बड़े हैं ये दोनों, ये लिखा है ना F इज़ यंगर देन D, यानी कि यहाँ पे ऊपर आएगा D जो कि C के बराबर है। तो मेरे क्या सारे के सारे हो गए, जितनी भी चीज़ें मैं चाहता था, A हो गया, B हो गया, C D E F पूरे के पूरे हो गए। ये सीक्वेंस आ गया, E को यहाँ पे लिख लो, यानी कि ये दोनों सबसे बड़े हैं, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये और उसके नीचे ये। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन या पर्सन्स। अब देखो यूपीएससी कैसे, अब यहाँ पे वो सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ सकती थी कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, लेकिन वो अब क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे भी वो चेक कर रहा है आपका एप्टीट्यूड। और ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनमें लोग फंस भी जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे यूपीएससी में 2024 में, आगे कंटिन्यू करेगी। इस बार तो उन्होंने फिर भी रिलेटिवली सिंपल रखा है, क्योंकि उन्होंने जितने भी क्वेश्चन दिए उनका ये ऑल वाला आंसर सही है कि सारे के सारे की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार वो स्टेटमेंट ऐसे भी डालेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं होगी, जिनको आप काट दोगे तो भी आंसर आप ले आओगे। लेकिन उसको अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच ऐसे करना है कि जैसे कि इसने ओल्डेस्ट पर्सन पूछा है, अब मैंने यहाँ से तो निकाल लिया, मेरे को पता चल गया कि ओल्डेस्ट डी और सी दोनों हैं और वो सेम एज के हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये चेक करना है कि इनमें कोई स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है जिसको मैं अगर हटा दूँ तो मेरे को आंसर मिल जाए। मान लो कि जैसे कि अब आपने ये निकाला, उसके बाद में आप क्या करोगे, पहले स्टेटमेंट पे जाओगे, बोलोगे यहाँ पे कि मैं मान लो कि इसको हटा देता हूँ कि ए इज़ ओल्डर देन बी, इसको मैं अगर ऑप्शन को हटा देता हूँ तो क्या मैं आंसर निकाल पाऊंगा। देखो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को हटा देते हो ना तो आपको बी की लोकेशन कभी पता ही नहीं चलेगी कि बी कहाँ पे है। आपको बी की पोजीशन ही इस स्टेटमेंट ने बताई है कि ए से छोटा है वो, तभी जाके तो आप बी को, अगर मान लो कि ये स्टेटमेंट ना हो तो आप बी को कहीं रख ही नहीं पाओगे, आप सीधे ये वाला जो बीच का है इसको हटा दोगे। अब बी की पोजीशन का है, हो सकता है वो सबसे बड़ा वही हो। तो आपने क्या देखा कि पहले स्टेटमेंट को तो मैं नहीं हटा सकता, ठीक है, इसकी तो मेरे को ज़रूरत है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, सी एंड डी आर ऑफ दी सेम एज, सी की लोकेशन इससे पता चल रही है। मान लो कि अगर इसको हटा दूं, मैं इसको हटा दूं अगर मैं, तो मेरा आंसर तो आ जाएगा, मेरा आंसर तो पता चल जाएगा मेरे को कि डी है सबसे बड़ा। लेकिन सी की पोजीशन का है, मान लो कि सी सबसे बड़ा निकल गया, फिर मान लो कि सी सबसे छोटा निकल गया, फिर यहाँ से ओल्डेस्ट का आंसर मेरा डी और सी आ रहा है। अब डी और सी, अगर मैं सी की पोजीशन ही नहीं दूंगा तो फिर सी कैसे निकालूंगा मैं कि सी सबसे बड़ा है या वो डी के बराबर हैं, ये कहाँ से पता चलेगा, वो सबसे छोटा है, कुछ भी हो सकता है ना वो। तो इसको भी नहीं हटा सकता मैं, सी की लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
ई इज़ द यंगेस्ट, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं हटा सकता क्योंकि ई की केवल लोकेशन बताने वाला एक ही है स्टेटमेंट। मान लो कि इस स्टेटमेंट को हटा दूं मैं तो ई कहाँ जाएगा, मान लो सबसे ऊपर चला जाए ई। मतलब आपको ये देखना है कि आपने जो ये सीक्वेंस बनाया है, अगर उस स्टेटमेंट को हटाने के बाद भी आप ये निकाल पा रहे हो ना कि ये मैक्सिमम है। अब मान लो कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट होता कोई, मान लो कि ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे दिया होता कि ए और बी के बीच में एक बंदा है, ये स्टेटमेंट दिया होता है यहाँ पे, ए इज ओल्डर देन बी एंड दोनों के बीच में एक बंदा है। और फिर अगर ये स्टेटमेंट दिया होता कि ई इज द यंग, मतलब जैसे कि ई की पोजीशन के लिए उसने स्टेटमेंट दिया होता कि ई जो है वो यंगेस्ट नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो आप कैसे करते फिर तो आपको ये पता होता ना कि इन दोनों के बीच में ही एक लोकेशन बची है और वहीं पे ई को आना होगा। यानी कि अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा तो भी ई को मैं यहीं पे ही रखूंगा क्योंकि यहाँ पे एक जगह खाली है और ई बचा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब जो 2024 में क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि वहाँ पे वो स्टेटमेंट देगा जिसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठे हैं, यहाँ पे तो आप एक एक को काट के देख लो, आपको सारों की जरूरत पड़ेगी। कहाँ गया, एफ इज यंगर देन डी, क्या इसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, एफ की पोजीशन केवल यही बता रहा है। एफ इज ओल्डर देन ए, ये भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको सी और डी बराबर दे दिया है, एफ यंगर है डी से, ये दे दिया है। लेकिन अगर आप ये वाला स्टेटमेंट नहीं दोगे तो उसको अपन कहाँ रखेंगे? इस पूरे के पूरे को नीचे भी तो रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। मतलब कंफ्यूजन जिस चीज से खत्म हो रहा है ना अपना सीक्वेंस का, वो स्टेटमेंट जरूरी है उधर। और जिसको हटाने के बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ चलो लोकेशन पता है, उसकी जरूरत आपको नहीं है फिर। तो इसमें आप प्रैक्टिस करना और ऐसे क्वेश्चंस करना जहाँ पे स्टेटमेंट्स हो और जहाँ पे एक दो स्टेटमेंट कम मतलब अलग ही दे रखे हो, उनकी ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने पूरे के पूरे ऑल 5 का रखा है, उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में ऐसा है। और 2024 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 101% आएंगे 2024 में 25 में, जब भी आप अटैम्प्ट दे रहे हो। फिर से ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से उन्होंने ये चीज़, अब हो क्या रहा है ना कि ये फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये वाले क्वेश्चन वो डायरेक्ट भी पूछ सकता था आपसे, पर उसमें एप्टीट्यूड चेक नहीं होता। उसमें तो आप कर दोगे, एप्टीट्यूड तो यहाँ पे चेक होगा कि आप है ना यहाँ पे दिमाग लगा पाओ कि कौन से स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो इसने क्या बोला है कि देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन अ फैमिली, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ए टू ई टू बी। मतलब इसका आंसर कितने स्टेटमेंट से कर सकता हूँ मैं, कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत है मेरे को इस क्वेश्चन को आंसर करने में। देखो अब ये वाले और थोड़े से सिंपल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो आपको केवल यही चेक करना होगा कि जैसे कि इसने ये दे दिया है ना कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट, तो आपको केवल इन तीनों को चेक करके देख लो, अगर आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जा रहा है तो इसको वो कर लो। मतलब आपको मैन्युअली एक एक स्टेटमेंट को खुद से नहीं करना पड़ेगा, जो जो ऑप्शन में ही दे रखा हो ना, जैसे कि इसमें 1, 2 और 3 दे रखा है, उन तीनों से देख लो, अगर आंसर आ रहा है तो फिर इसको टिक कर दो। अगर ये देखो 1, 3, 4 केवल इन्हीं को यूज़ करो, अगर इनसे आंसर आ जा रहा है तो कर दो। ऑल 4 ये तो अपन चेक करेंगे ही, पहले तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना ही है, अपन को पता चले कि चारों के चारों को यूज़ करने के बाद भी वो नहीं आ पा रहा तो अपन इसको आंसर लगा देंगे कि नॉट सफिशिएंट, चारों के चारों ही सफिशिएंट नहीं है। तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी की शादी हो रखी है, ठीक है। इसको कैसे दिखाते हो आप, ऐसे दिखाते हो ना, डी इज़ द फादर ऑफ सी, मतलब सी का फादर है डी। पहली बात तो ये प्लस लिख दिया करो यहाँ पे ताकि जेंडर पता चल जाए आपको, और माइनस लिख दिया करो उसके लिए, या फिर जैसे भी आप अगर माइनस मेल के लिए लिखते हो तो मेल के लिए लिख दो, जैसे भी आप करते हो वैसे। ये फादर है उसका, ठीक है। फिर ये सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ई इज़ डी सन, यानी कि ये इसका एक और बेटा है, ये यहाँ पे प्लस कर दो सन। फिर बोल रहे हैं कि ए एंड सी आर सिस्टर्स, ये सी है ना, अच्छा सिस्टर है मतलब ये भी फीमेल है और ए भी फीमेल है,
ठीक है, दोनों की दोनों बहनें हैं और ए की अपन को पहले से पता है कि ए की शादी हो रखी है बी से। जनरली मतलब अपन उसको मेल ही मानते हैं कि एक मेल और एक फीमेल की शादी होती है। अब इसमें उसमें डिबेट में मत घुसना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इतना करने के बाद में अब देखो कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ई टू बी। ई का बी से रिलेशन अगर मेरे को निकालना है, क्या निकल जाएगा? देखो ये सारे के सारे भाई बहन है, ये भाई है, ये उसकी बहन है और ये भी उसकी बहन है, और बहन का ये क्या है? पति है, बी। ठीक है, तो अब ई का ये क्या हो गया? जीजाजी हो गया ये तो। हाँ, तो ऐसे निकालना है अपन को, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं ना, ये दोनों बहनें हैं तो ये भी इन्हीं की बेटी है। अब देखो, अब मेरे को क्या चेक करना है? अब इनके हिसाब से चेक करना है। अब आपको है ना, पहली चीज़ तो इसको कैंसिल कर दो कि ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चारों को मैंने यूज़ किया तो मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया कि रिलेशन क्या है ई और बी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अपन चेक करना शुरू करेंगे। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब अगर मैं इसको काम में नहीं लेता हूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? पहले वाले में अपन ने क्या देखा कि ई और बी हैं वो मैरिड कपल हैं। दूसरे में मैंने क्या देखा कि डी इज द फादर ऑफ सी, सी का फादर है। और तीसरे में देखा ई जो है वो डी का बेटा है, ई इज डीज सन। अब यहाँ पे ये वाली चीज अलग है एकदम, और ये वाली चीज एकदम अलग है। केवल अगर मैं तीन ही स्टेटमेंट देख रहा हूँ, इनमें ये कनेक्शन, ये जो दोनों बहनें हैं, ये वाला कनेक्शन जब तक नहीं आएगा तो मैं कैसे ई का और बी का रिलेशन निकालूंगा? तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, ये तीनों के तीनों से नहीं निकल पाएगा। फिर दूसरा देखो, 1, 3 और 4, यानी कि एक यूज करूं कि ए और बी की शादी हो रखी है, फिर मैं 3 यूज करूं सीधे कि ई जो है वो डी का बेटा है। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि पहला तो मैंने दे रखा है कि ए और बी दोनों के दोनों शादीशुदा हैं, आपस में एक दूसरे से शादी हो रखी है इनकी। और फिर मैं यूज करूं थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या कह रहा है कि ई जो है वो डी का बेटा है। तीसरा, और फिर फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि ए और सी जो है वो बहनें। अब तुम ये बताओ कि यहाँ पे मैं इस चीज से कैसे मतलब बी का और ई का रिलेशन निकाल लूंगा? मेरे को तो जेंडर तक इसका कंफर्म तो होगा नहीं यहाँ से। मतलब जेंडर तो चलो कंफर्म हो जाएगा, ये दोनों बहनें हैं तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का कैसे कनेक्शन आ जाएगा? कनेक्शन नहीं आएगा, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि चारों के चारों मिला के सफिशियंट है इसको आंसर करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा, मतलब उन्होंने ये डायग्राम बना दिया होगा और फिर उन्होंने ये मार्क कर दिया होगा, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि कल को अगर वो ऐसा एक स्टेटमेंट दे देता है जिसके बिना भी आंसर हो रहा हो, 4 के साथ तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ उसके बिना भी अगर वो 3 से ही हो जा रहा हो तो वो वाला अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यूपीएससी इसमें जाएगी इस बार, वो एक लेवल अप जाएगी, और एक लेवल अप जाने का मतलब है कि वो अब एक और स्टेटमेंट देगी जिसके बिना भी आंसर आ रहा होगा और वो ऑप्शन में दिखेगा, वो वाला आपको मार्क करना है। अब यहाँ पे फिर वो उसमें ये वाला ऑप्शन कैसे सेट करेगा कि ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर नीडेड टू बी देयर टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा? क्योंकि उसके चारों के बिना भी, मतलब 3 के साथ भी आंसर आ रहा होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कि एक लेवल और ऊपर जाएगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे मैं जब पढ़ाता हूँ सीसेट तो मैं जनरली बोलता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर आपको लिखने, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर लिखने हैं, और उसमें भी ध्यान किस पे देना है? 91 पे, क्योंकि जनरली लोग इसको मानते हैं कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये किसी का मल्टीपल होता है, 7 और 13 का मल्टीपल होता है शायद, ये 2 और ये 9, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे जिनको भी ये चीज़ याद थी थोड़ी सी, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होते हैं लोग, बाकी जगह कंफ्यूज नहीं होते, उनको लगता है कि 91 किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, और उनकी भी गलती नहीं है। 7 और 3 जनरली अपन मतलब ऐसा ही मान के चलते हैं, इन दोनों का अपन को पता भी नहीं चलता डिविजिबिलिटी रूल।
तो यहाँ पे ये 91 दे रखा है, ये जिसको भी दिखा होगा वो आंसर कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन होने लायक क्वेश्चन था। अच्छा, अपन ने पहले भी मार्क नहीं किया ना, ये वाला भी होने लायक क्वेश्चन था, कर दिया होगा ये आपने। और ये वाला भी होने लायक क्वेश्चन था, और ये वाला भी होने लायक क्वेश्चन था। चलो इसको मैं थोड़ा सा उसमें, पर ये भी होने लायक क्वेश्चन तो था, मतलब चलो ठीक है, पहली बार ये आपने देखा होगा तो मान लेता हूँ कि ये थोड़ा टफ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी मैं सिंपल कैटेगरी में रखूँगा। क्यों रखूँगा कि आप जब परसेंटेज पढ़ते हो और आप जब ये इंटरेस्ट वगैरह पढ़ते हो तो आप दो फॉर्मूले याद करते हो, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक सिंपल इंटरेस्ट का। ये दोनों फॉर्मूले आप याद करते हो। इसने बात करी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इन्होंने बोला है कि अ प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which one of the following is correct? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद में फाइनल जो अमाउंट हो जाएगा जिसको इसने बोला है Q बिकम्स Q, तो उसका फॉर्मूला मैं क्या लिखूँगा, उसका फॉर्मूला मैं लिखूँगा प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस, अब R बटा N, मतलब इसको है ना वो लेना चाहिए, R बटे N लेना चाहिए, डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर T, ये होता है फॉर्मूला बेसिकली। ये N जो है ना ये किस काम आता है, जैसे कि हाफ ईयरली है ना ये, तो ये रेट को क्या करेगा, आधा कर देगा। ठीक है, R% एनुअल रेट है ना, तो ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया है तो R/2 हो जाएगा ये, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्या निकाल लूँगा मैं, Q बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे, अब ये 2 नीचे आएगा तो 200 बन जाएगा, इसका स्क्वायर। पहली चीज़ निकल के आई आपके पास में। दूसरी वाली चीज़ वो क्या बोल रहा है कि इफ़ द सेम प्रिंसिपल P बिकम्स Q इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली विद S%, अब S% एनुअल रेट हो गई है, लेकिन एक साल में ही वो Q बन जा रहा है। यानी कि दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला कहता है कि Q, एक सेकेंड, इसके लिए अपन करेंगे तो क्या आएगा, Q बराबर P इंटू, अब यहाँ पे तो एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेट क्या है, S बोला है उसने, S बटे 100, और यहाँ पे ईयर भी 1 ही लेंगे। वहाँ पे तो एक ईयर को अपन ने 2 बना लिया था ना, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ था, तो डबल हो गया है टाइम। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से Q और ये Q दोनों बराबर है, तो यानी कि दोनों को बराबर रख दो। बराबर रखने का मतलब है P इंटू 1 प्लस R बटे 200 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस S/100। ठीक है, अब इसमें देखो P से P कट जाएगा, P से ये P कट गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस R बटे 200 इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस S/100। अब देखो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं उन्होंने, R और S को कंपेयर कर रखा है, R और S को कंपेयर कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि अब इसको करने को आप स्क्वायर खोल के भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या करो कि R की कुछ वैल्यू रख दो। मान लो कि मैंने 200 रख दी, मैंने R की वैल्यू 200 रख दी। अब S की वैल्यू निकाल लेता हूँ, अगर S की वैल्यू 200 से ज़्यादा आ गई इसका मतलब है अपन को आंसर मिल जाएगा, अगर बराबर आ गई तो भी आंसर मिल जाएगा। अपन को केवल कंपेयर ही तो करना है दोनों चीज़ों को, तो अपन कैसे करेंगे, 200 रख दो R की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगी 1 प्लस 200 बटा 200 इसका स्क्वायर बराबर 1 प्लस S/100। यहाँ से देखो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर यानी कि 4 में इधर इस 1 को इधर ले आओ यानी कि -1 हो गया, इधर बच गया S/100। यहाँ पे बचा 3, इसको 100 को इधर लेके आ जाओगे तो 300 बराबर S।
यानी कि P की वैल्यू जब 200 रख रहा हूँ तो R की वैल्यू जब 200 रख रहा हूँ तो S की वैल्यू 300 आ रही है, यानी कि R छोटा है S से। ये वाली चीज़ देख लो कहाँ पे, ये वाली ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से क्वेश्चन आ गया आपका फैक्टर्स पे। कैसे, क्या बोल रखा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाई दीज नेचुरल नंबर्स। यानी कि कोई नंबर है x जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ जब 1186 को, तो रिमाइंडर हमेशा 31 बच रहा है। रिमाइंडर 31 बचने का मतलब क्या है कि 1186 माइनस 31, यानी कि ये कितना निकल के आ रहा है 1155। ये जो है ये फुल्ली डिविजिबल है। अब कोई नंबर अगर इसको फुल्ली डिवाइड कर रहा है तो उसके बाद में ही तो 31 रिमाइंडर बचेगा। मतलब मान लो कि कोई ऐसा नंबर है जो कि इसका डिविजिबल है, मान लो कि किसी चीज़ से मैं x इंटू समथिंग कर रहा हूँ तो वो 1155 आ रहा है। अगर मैं 1186 को डिवाइड करूँगा उस नंबर से तो क्या होगा, ये 1155 वाला तो पूरा 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 चला जाएगा किसी ना किसी टाइम्स, और बचेगा क्या नीचे 31। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 31 रिमाइंडर है, इसका मतलब है कि 1155 है वो फुल्ली डिविजिबल है। और दूसरी चीज़ कि वो 31 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब 31 से अगर छोटा हो गया, मान लो कि मैंने 12 ले लिया वो, तो 12 से तो ये 31 भी फिर से डिवाइड हो जाएगा ना। 12 में मैक्सिमम कितना रिमाइंडर बच सकता है, 11 बच सकता है, इससे ज़्यादा रिमाइंडर कैसे बचेगा। तो 31 से छोटा अगर 30 भी है ना, 30 में भी रिमाइंडर नहीं बच सकता 31, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिमाइंडर कितना बचेगा 29 बचेगा। समझ में आया। तो ऐसे फैक्टर्स हमको निकालने 1155 के जो कि 31 से बड़े हैं। बात समझ में आई आपको। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका पहले भी बताया था मैंने उस वाले क्वेश्चन में, 7x प्लस 96 डिवाइडेड बाई x था, तो उसमें 96 के फैक्टर निकाले थे अपन ने। वैसे ही इसमें फैक्टर निकालेंगे 1155 में। 1155 का फैक्टर निकालने के लिए पहले इसको प्राइम के फॉर्म में चेंज कर लो। प्राइम के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा इसका, 5, मतलब ऐसे देख लिया करो पहले कि जैसे कि ये 5 से तो डिविजिबल है ही हैं, फिर अगला किससे 1 2 और ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ऐसे चेक कर लिया करो। 3 इसका आता है, मैं बता देता हूँ आपको, 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। ये कैसे आया, अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है आप वही वाले स्कूल वाले मेथड से करो कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 से डिवाइड किया इसको, फिर 385 आ गया, फिर मैंने इसको 5 से किया, 5 से कितना आ जाएगा ये 77 आ गया, फिर 7 से किया, फिर 11 आ गया, फिर 11 से किया, फिर 1 आ गया। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 1। अब इसका मैंने तरीका बताया था आपको, क्या करना है आपको, इसको तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है, प्लस इसमें 1 ऐड कर देना है, इनटू इसको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इसमें 1 और ऐड कर देना है, फिर इनटू ये तो ऐसा का ऐसा ही रखना है, इसमें 1 और ऐड कर देना है, फिर इनटू इसको तो ऐसा का ऐसा ही रखना है, इसमें 1 और ऐड कर देना है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब 16 तो क्या आ गए, 16 तो 1155 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। लेकिन मेरे को कौन से फैक्टर्स निकालने, मेरे को वो वाले फैक्टर्स इसमें से माइनस करने पड़ेंगे जो कि 31 से छोटे हैं। 31 से छोटे फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे इसमें बताओ। 31 से छोटे छोटे इसमें फैक्टर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ से मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा तो यहाँ पे पहली चीज़ तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है। फिर यहाँ पे देखो 3 इसका फैक्टर है, उसको हटा दो, 5 को हटा दो, 7 को हटा दो, 11 को हटा दो। ठीक है, फिर इसके बाद में किसको हटाओगे, इसके बाद में देखो इनका कॉम्बिनेशन बना के देखो, 3 का कॉम्बिनेशन बना के देखो, 3 इंटू 5 यानी कि 15 भी इसका एक फैक्टर है, और जो कि 31 से छोटा है। फिर 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21 होता है, ये भी इसका एक फैक्टर है जो कि 31 से छोटा है। लेकिन अगर देखो आप 3 इंटू 11 करोगे ना 33 आ जाएगा, 33 तो 31 से बड़ा है, तो इसको तो मेरे को काउंट करना पड़ेगा।
समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर 5 का देख लो, 5 का 7 के साथ में देखो, 5 इंटू 7 35, इसलिए मैं श्योर हो गया हूँ कि अब तो सारे के सारे 31 से बड़े ही आ रहे हैं। तो 16 में से इनको माइनस करना पड़ेगा। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 16 में से 7 को माइनस कर दो तो कितने निकल के आ जाएंगे, 9 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि 1155 को पूरी की पूरी एक तो डिवाइड कर देंगे और वो 31 से बड़े होंगे। तो यही हमारा आंसर है, 31 से, हाँ ठीक है 31 से बड़े होंगे, यही 9 हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे इसमें। अब वो वही कह रहा हूँ ना मैं, यूपीएससी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1155। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, 99% जनता सही करके आएगी, 1% की तो मैं बात नहीं करता, वो तो हमेशा ही गलत करेंगे, लेकिन 99% जनता हमेशा सही करेगी। अगर ऐसा उन्होंने लैंग्वेज यूज़ कर दी है तो यहीं मतलब क्या बोलते हैं कितने लोग सही करके आएंगे इसको। पहले 99% सही कर रहे थे, अब ये सीधा का सीधा नीचे घट के 20 से 30% पे आ जाएगा, जबकि उन्होंने क्वेश्चन सेम पूछा। ठीक है, तो आई थिंक लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए थी और ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, अब आएगा तो आपको करना ही है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन PYQs में आए हुए हैं और आपको इनको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए था, फिर भी एक बार देखते हैं। PPQQRR बी 2 डिजिट नंबर्स वेयर P, ये सीक्वेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कंडीशन है। इफ़ PP प्लस QQ प्लस RR बराबर TT0 वेयर TT0 इज अ 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 0, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दे रखे हैं उसने कुछ कुछ, P की वैल्यू के लिए और Q की वैल्यू के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ पूछिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही मेरे को सबसे पहले क्या समझ में आता है कि PP को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10P प्लस P, और अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप इसको 11P लिख दोगे सीधे के सीधे, कि ये 11 इंटू पी करेंगे, 11 इंटू पी करेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से QQ को क्या लिख दूंगा मैं, 11Q। इसी तरीके से मैं RR को क्या लिख दूंगा, 11R। और TT0 को क्या लिख दूंगा, TT0 को क्या लिख दूंगा, 100T प्लस 10T प्लस 0। कितना आ रहा है ये प्लस 0 को छोड़ो, यहाँ से कितना आ रहा है, 110T। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी हुई है 11P प्लस 11Q प्लस 11R इज इक्वल टू 110T। 11 11 काट दो सब जगह से, 11 11 11, यहाँ पे बच जाएगा 10। तो ये हो गया P प्लस Q प्लस R बराबर 10T। अब आप बोलोगे कि ये आपको कैसे समझ में आया, ये मेरे को है ना, मेरा इतनी प्रैक्टिस करी है मैंने कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन दिखते ही सीधे सीधे यही सूझता है कि इसको 11 के फॉर्म में तोड़ दूं मैं, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि मतलब P जो है ये वाली चीज़ भी सेटिस्फाई करवानी है अपन को, सबसे पहले P आना चाहिए, फिर Q, फिर R। ठीक है, फिर आगे अब देखो, एक चीज़ मेरे को क्या समझ में आती है कि 3 सिंगल डिजिट नंबर हैं, 3 सिंगल डिजिट नंबर है, इसमें सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है कि 9 प्लस 9 प्लस 9 यूज़ हो जाए। लेकिन ये सीक्वेंस अपन को फॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चलो अगर आप तीनों को ही मैक्सिमम रख लोगे ना तो भी ये 27 आएगा, यानी कि ये किसी भी हालत में 30 की रेंज में नहीं जाएगा, 30 की रेंज में तो नहीं जाएगा ना। ये तीनों के तीनों मैक्सिमम होते हैं, तब भी इनका सम 20 की रेंज में रहेगा, यानी कि ये जो नंबर है ये या तो 10 होगा या 20 होगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। 30 तो हो ही नहीं सकता, जब अपन मैक्सिमम रख रहे हैं तब भी ये 30 नहीं हो रहा, तो ये तो फिर भी अपन को इसमें तो ये कंडीशन फॉलो करवानी है, 30 तक तो कैसे भी नहीं पहुंचेगा। ये वैल्यू जो है 10 इंटू समथिंग, ये केवल और केवल 10 या 20 हो सकती है। 10 इंटू कुछ भी करोगे तो 10 के मल्टीपल में आएगा, तो या तो ये 10 इंटू 1 हो सकता है या 10 इंटू 2 हो सकता है। मान लो कि उन्होंने P और Q की ही बात करी, अगर वो बोल देता कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ T, तो
तो आप क्या लिखते, ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज है टी की 1 और 2। यहाँ पे आपकी एक्टिव एप्टीट्यूड काम में आता है कि आप कैसे इनको निकाल रहे हो। ठीक है, टी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 1 या 2। यानी कि मेरे पास में दो कंडीशंस है कि या तो मैं P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 10 लिख दूं, या फिर P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 20 लिख दूं। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास। 30 तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, और 10 का मल्टीपल है तो वो या तो 10 ही आएगा या 20 ही आएगा। अब मेरे को कुल मिला के ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाई करवानी है, और इसके टाइम पे मेरे को ध्यान क्या रखना है, जो अपन को कंडीशन दे रखी है कि P सबसे छोटा होगा, फिर Q होगा, फिर R होगा। P की वैल्यू सबसे छोटी रख दो 1, इसकी भी छोटी ही रखने की कोशिश करो। Q की वैल्यू रख दी मैंने 2, लेकिन वो 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये वाली चीज फॉलो करवानी है अपन को। तो 1 और 2 हो गया 3, 3 प्लस 7 करूंगा तो 10 आ जाएगा। एक तो मेरे को ये चीज मिल गई। दूसरी चीज मेरे को क्या मिलेगी, इसको मैंने 1 ही रखा, लेकिन मैं इसको 3 कर दूं, तो अब मेरे को ये कितना चाहिए, 3 और 1 ये 4 हो गए, अब मेरे को 6 चाहिए, तब जाके मेरा 10 हो जाएगा। अब केसेस तो आपको बनाने पड़ेंगे, इनके साथ में आपको फेमिलियर होना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी पूछ ही रहा है। आपने पहले भी देखा वो एक क्वेश्चन जिसमें वो चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, और उसको टोटल रन बनाने थे कुछ, तो उसमें भी अपन ने केसेस बनाए, इसमें भी अपन को केसेस बनाने पड़ रहे हैं। यानी कि अब अपन को केसेस बनाने से डरना नहीं है, अपन को प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम उसकी। तीसरा केस लेके देखो, मान लो कि ये 1 ही रखूं, लेकिन इसको 4 कर दूं मैं, तो ये 4 और 1 5, 5 के साथ में ये 5 और आ गया तो 10 हो गया। लेकिन अब मैं जैसे ही 1 के साथ में 5 रखूंगा ना, तो ये 6 हो गए, और 6 के बाद में मेरे को 4 रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी कंडीशन क्या कहती है कि ये बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, P सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये छोटा नहीं हो सकता। तो मतलब 1 की कंडीशंस मेरी यहाँ पे खत्म हो गई। अब मैं क्या जाऊंगा, अब मैं P की नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊंगा जो कि 2 है। 2 से अगला जस्ट बड़ा नंबर रखूंगा, इसको ट्राई करूंगा। 2 और 3 5, 5 के बाद में 5 बचा, तब जाके 10 हो जाएगा। अब 2 के साथ में अगर मैं अगला नंबर 4 लिखने की कोशिश करता हूं, 2 और 4 6, 6 और ये 4, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। यहां पे देखो बराबर का साइन नहीं है, ये बड़ा होना चाहिए, तो ये 2 की भी कंडीशन खत्म हो गई। फिर मैं अगले उस पे जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 3 के साथ में आ जाए। 3 के साथ में नेक्स्ट मेरे को 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट बड़ा लिखना है। 3 और 4 7, तो 7 और 3 होते हैं 10, लेकिन मैं ये लिख नहीं सकता, क्रम तो ऐसा होना चाहिए। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यही पॉसिबल नंबर्स हैं जिससे मैं तीनों का सम मिला के 10 कर सकता हूँ। आ गई बात समझ में। अब मैं 20 वाले पे जाता हूँ। अब 20 वाले पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं ना इसमें मैक्सिमम से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मान लो कि मैं मिनिमम से स्टार्ट करूँ, पहले मैं यही चेक करता रह जाऊँगा 1 + 2। अब यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मैं 9 ही रख सकता हूँ, लेकिन ये तो टोटल मिला के 12 ही हो रहा है, 20 हो ही नहीं रहा। तो आपको ये चीज़ है ना प्रैक्टिस के साथ में समझ में आती है कि मैं इसको मैक्सिमम के साथ में स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैं 9 के साथ में स्टार्ट करूँगा इसको। मान लो कि मैंने ये 9 रख दिया, अब अगली पॉसिबिलिटी 9 से जस्ट छोटा हो सकता है ये, यानी कि 8। अब 9 और 8 कितने हो गए, 17। 17 के बाद में बची एक ही गया है, 3। यहां पे देखो अगली पॉसिबिलिटी देखो, मान लो कि मैं यहां पे रख दूं 9, यहां पे मैं 8 से एक छोटा वाला रख दूं 7, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 + 4 20। फिर अगले कंडीशन पे जाओ, 9। 9 के बाद में जाओ आप 6 पे, 6 9 और 6 15, 15 + 5 20। अब यहां पे देखो 9 के बाद में, अब अगर आप 5 पे जाओगे, 9 और 5 14, 14 और यहां पे 6 की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन अपन को तो ये बड़े चाहिए थे। यहां पे 9 की कंडीशंस खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं 8 पे जाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मान लो कि मैंने 8 लिखा, यहां पे क्या लिखूंगा मैं अगला, 7। इससे जस्ट छोटा ना एक, 8 और 7 15, 15 और 5 20। फिर अगले पे जाऊंगा, 8 रखा यहां पे, 8 के बाद में यहां पे रखा मैंने 6। 8 और 6 14, और 14 और यहां पे 6 रखना पड़ेगा, यानी कि 8 की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। मान लो कि मैं यहां पे अब 7 पे जाऊं,
7 के बाद में मेरे को यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, 7 और 6 13, 13 और यहाँ पे 7 चाहिए 20 बनाने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपना सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी कि ये पॉसिबल वैल्यूज़ है 20 आने की। अब उसने अपन से पूछा क्या है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू। पी की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ से देख के बताओ पी की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। एक तो 1 आ रही है, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, यानी कि पी की एक तो वैल्यू है 1। एक है यहाँ पे 2, ये 2 आ गई। फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है। ये 5 वैल्यूज पॉसिबल है। ये देखो ये वापस रिपीट हो गई, यानी कि पी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है 5। उसी तरीके से क्यू की निकालने की कोशिश करो। क्यू की वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, उसमें 3 पॉसिबल है, फिर 4 पॉसिबल है, ये 3 तो रिपीट हो गया। फिर क्या पॉसिबल है 6 7 और 8, ये भी तीनों पॉसिबल है, 6 7 और 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6। क्यू की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है 6। यही दोनों चीज़ें उसने पूछी है कि पी की पॉसिबल वैल्यूज 5 है और क्यू की 6 है। दोनों के दोनों अपने स्टेटमेंट एकदम सही है। यहाँ पे आर की पॉसिबल वैल्यूज पूछी होती तो भी आप निकाल लेते, कौन कौन सी 5 6 7 8 और 9, 5 6 7 8 9, 5 पॉसिबल वैल्यूज आर की हैं। टी की अपन ने निकाली थी 1 और 2 है। ऐसे सॉल्व करना है इसको, पेशेंस रखना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। आपने PYQs में भी देखे होंगे ये PP वाले क्वेश्चन, PP प्लस फलाना ढिमकाना बराबर कुछ ना कुछ, तो ऐसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, PYQs में दे रखा है और आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाई डिजिट 1 2 3 4। PNC का क्वेश्चन है, लेकिन क्या आपको इसमें PNC की नॉलेज होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। देखो चार डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 का, तो वो 2000 से छोटा होना चाहिए। 4 डिजिट है मेरे पास, चारों को यहाँ पे बिठाना है, 2000 से छोटा होना चाहिए, यानी कि वो 1000 से शुरू होके 1999 के बीच में होना चाहिए। अगर वो दो आगे आ जाता है तो उसके बाद में तो अगर कुछ भी लिखेंगे अपन 1 2 3 भी लिख देंगे तो भी बड़ा हो गया ना, वो 2000 से छोटा छोटा होना चाहिए। तो मैं इतना तो फिक्स हो गया मेरा कि यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग पुट करके देखनी है मेरे को, तो आप सीक्वेंस में करो। यहाँ पे अपने पास में पॉसिबल क्या है 1 2 3 और 4। आपने 1 को तो यूज़ कर लिया पहली जगह पर, आप सीक्वेंस में कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पे 2 रखो पहले, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 1 रखो, 2 ही यहाँ पे रखो, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर दो, 1 2 4 3। फिर क्या करोगे, अब 2 के साथ में तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब 1 के बाद में 3 रखो, 3 के बाद में यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 4 रखो, फिर यहाँ पे 1 के बाद में 3 ही रखो, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर दो, ये भी नंबर पॉसिबल है। फिर देखो अब 3 के साथ में चांसेस पूरे हो गए, 1 4, अब यहाँ पे 2 3 रखो, यहाँ पे 1 4, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैंने पहले पे 1 फिक्स कर दिया है, 3 जगह बची है, इसके पास में 3 मौके आएंगे, इसके पास में 2 मौका, इसके पास में 1 मौका, यानी कि टोटल 6 नंबर बनेंगे ऐसे, जिसमें पहले पे 1 होगा, और 6 के 6 नंबर बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 के 6 नंबर मिल गए, इनका सम पूछा है उसने, सम निकाल लो इसका, यही निकल के आता है 7 9 9 8। ये तो हर किसी बंदे ने सही किया होगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए था, इसमें कोई भी मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं ना, फिर दिक्कत है, फिर आपका सीसेट फंसेगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आसान है। देखो इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्किल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये एक सर्कल है, इस पे 12 चीज़ें, मान लो कि ये घड़ी की मतलब वही है, घड़ी है ये, जिसमें 12 चीज़ें होती है, 12 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कंजिक्यूटिव चीज़ें, नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बातें करी हैं। मान लो कि एक से शुरू होता हूँ मैं, एक से गिनना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक से लेकर मैं 10 तक चला जाता हूँ। क्या ये पूरे के पूरे कंजिक्यूटिव हैं? क्या एक तरीका होगा ये? बिल्कुल होगा। फिर मान लो कि मैं 2 से शुरू करता हूँ, 2 से मैं शुरू करके 10 कंजिक्यूटिव जाना है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक जाना पड़ेगा मेरे को। 3 से शुरू करूंगा, 12 तक जाना पड़ेगा मेरे को। 10 कंसिक्यूटिव चीज़ें लेनी है आपको, समझ रहे हो? अब देखो, अब ऐसे करते करते मैं कहाँ तक जाऊंगा, मैं 12 तक जाऊंगा। 12 से शुरू करूंगा, मैं 9 तक जाऊंगा, लेकिन 12 से आगे जैसे ही बढ़ूंगा ना मैं गिनने के लिए, फिर मैं 1 पे आ जाऊंगा, फिर से 1 पे आ जाऊंगा, और 1 से 10 तक तो मैं पहले ही गिन चुका हूँ, मतलब रिपीट होने लग जाएगी। तो मेरे को 1 से लेकर 12 तक, यानी कि ये 12 तरीके हैं जिनसे मैं 10 कंसिक्यूटिव नंबर चूज कर सकता हूँ। तो उसने यही पूछा है कि द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कंसिक्यूटिव थिंग्स। अब ये सर्कल है, तो यहाँ पे 1 से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कितने तरीके हो गए टोटल? 12 तरीके हो गए। 12 इज द करेक्ट आंसर। कल को इसमें अगर वो पूछे कि मान लो कि मैं 3 तक गिनता हूँ, तो 3 तक गिनने के तरीके कितने? देखो, 1 2 3, फिर 2 3, 1 से लेकर मैंने 3 तक गिने, 2 से लेकर मैंने 4 तक गिने, ऐसे करते करते मैं गया 12 तक, 12 से मैंने 2 तक गिने, फिर 1 से वापस गिनूंगा 3 तक, तो वो रिपीट हो जाएगा, यानी कि वो भी 12 ही आएंगे। यानी कि अगर आप 10 कंजिक्यूटिव नंबर की जगह 3 दे दो, 5 दे दो, 4 दे दो, 10 दे दो, 9 दे दो, कुछ भी दे दो, उनके सबके तरीके कितने हो जाएंगे? 12 तरीके हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे अगर सबको ऐसे दे दिया होता कि 10 की पावर 10 बटे 7, इसका रिमाइंडर निकालो, तो पूरी की पूरी जनता सही करके आ जाती। इन्होंने क्या किया कि आज के दिन संडे हैं, तो ये बताओ कि एग्जैक्टली 10 की पावर 10th डे पे क्या दिन होगा, उसने ये पूछ लिया है। तो यहाँ पे सबके सब डरने लग गए। डरना क्यों है भाई, यही तो निकालना है, ओड नंबर ही तो निकालना है अपन को। यानी कि 10 की पावर 10 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, जो रिमाइंडर आएगा वो ओड डेज हो जाएंगे, और उन्हीं ओड डेज से मैं उसका दिन निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा? देखो, सबसे पहले तो आप 10 की पावर 10 बटे 7 करो, इसका रिमाइंडर निकालो। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो, यहाँ से 10 बटे 7 करेंगे तो 3 रिमाइंडर आता है, यानी कि 3 की पावर 10 बटे 7। यहाँ से मैं ये चीज़ देखूंगा कि 3 स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 होता है। 3 स्क्वायर इसकी पावर 5 कर दो, अब 5 हो जाएगी ना, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 कर दो, तो ये हो गया 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7। यानी कि अब 9 को डिवाइड करो 7 से, तो 2 बच जाएगा हर किसी का रिमाइंडर, डिवाइडेड बाई 7। ये रिमाइंडर थ्योरम आपको आनी चाहिए, मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, या तो आप सीधे सीधे ही लिख दो कि 32 बटे 7, और 32 बटे 7 का रिमाइंडर कितना निकल के आता है? 7 चौक 28, तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा इसका 4। अब 4 रिमाइंडर निकलने का मतलब क्या है? 4 रिमाइंडर निकलने का मतलब है कि वो बोल रहा है कि आज के दिन संडे है, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, ये पूरे के पूरे 7 दिन। 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन। इतने ये तो किसी ना किसी मतलब ये तो रिपीट होते जाएंगे, और फिर इसके बाद में ये 4 और डेज बच जाएंगे। बात समझ में आई आपको? मतलब 7 के पेयर्स कुछ बन जाएंगे, उनमें तो ये पूरा का पूरा बॉक्स ऐसा कैसा रिपीट होता चला जाएगा। आज संडे, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। फिर
ये 4 जो हैं वो रिमाइंडर बच जाएगा, 4 ऑड डेज बच जाएंगे। फिर 4 ऑड डेज बचेंगे तो ये पूरा का पूरा बॉक्स खत्म हो चुका है। अब पहला जो दिन होगा उसमें वो होगा संडे, फिर होगा मंडे, फिर होगा ट्यूसडे, और फिर उसने बोला है कि 10 की पावर 10th डे, मतलब ऐसे नहीं बोला कि 10th की पावर 10th डे बाद में, 10 की पावर 10th डे पे ही पूछा है। मतलब ये जो 4 है ना, इसका लास्ट दिन जो होगा ये वेडनेसडे, ये अपना आंसर है। ये अपना आंसर है, ठीक है। इसका आंसर हर किसी मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप उठा के देख लीजिए। मैंने खुद ने किया, मैंने भी इसका गलत आंसर दिया। मैंने सीधा सीधा +4 कर दिया, और +4 को मैंने वहाँ से उठा के सीधा थर्सडे आंसर दे दिया। वो आंसर नहीं है। देखो ये बॉक्स पूरा का पूरा किसी ना किसी टाइम से रिपीट हो गया। फिर 4 डेज ओड बचेंगे, उनमें से पहला दिन संडे, फिर दूसरा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। ये वेडनेसडे इसका आंसर होगा, ये वेडनेसडे आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन तो आपका सोल्व होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ ना, यूपीएससी अब आपके साथ में गेम खेल रहा है लैंग्वेज का। वो क्वेश्चन आपसे सिंपल ही पूछ रहा है। आज भी वो क्या बोलते हैं, 10 की पावर 10/7 का रिमाइंडर ही पूछ रहा है। वो आज भी 96 में नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछ रहा है। वो आज भी 1155 में नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछ रहा है। लेकिन वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, और उस लैंग्वेज को देख के वहीं पे वो कम से कम भी नहीं तो 50% लोगों को एलिमिनेट कर दे रहा है। ये 50% अगर इनको सीधे सीधे ये दिया होता, ये सारे के सारे सही करके आते। लेकिन केवल लैंग्वेज की वजह से 50 से 60% लोग वहीं पे धाराशायी हो जा रहे हैं, और इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, इसके आगे का अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच।